लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बिहार में भी बढ़त बीजेपी को और यूपी में भी बढ़त बीजेपी की और काफी बढ़त इसमें नजर आ रही है और जातीय समीकरण भी हमने टटोलने की कोशिश की, खासतौर से दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय को लेकर। भदौरिया जी, कांग्रेस फिसलन पे है, आप लोग सरकार के साथ खड़े रहे लगातार। सवाल है यूपी का वोटर आपके साथ क्यों खड़ा होगा जब उसे केंद्र के लिए सरकार चुननी है? तो किससे प्रश्न है? भदौरिया जी आपसे है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले तो एक पिछली सेगमेंट में आपने मुझे मौका नहीं दिया। मैं ये कहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेके गाजियाबाद तक आ जाइए, यहाँ पर आप किसी भी जगह, चाहे आप गली मोहल्ले से लेके गांव में पूछिए, यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि बहन मायावती जी का शासन सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन था, जहाँ कानून व्यवस्था थी, जहाँ सांप्रदायिक दंगे नहीं थे। और इस बात का प्रमाण उत्तर प्रदेश के 20 वर्ष के इतिहास से, जब वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, ये मिलता है। और अभी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, 100 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। अरे जनाब, चुनाव सेंटर का हो रहा है, इसलिए आपसे जवाब पूछ रहे हैं। जी हाँ, सेंटर के चुनाव में भी, अगर सेंटर का चुनाव तमिलनाडु में भी हो रहा है, प्रसन्न जी, केरल में भी हो रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की। मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लोग भी उसी तर्ज पे बहन मायावती जी को सर्वश्रेष्ठ नेता मानते हैं। और जो आयातित लोग आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, चाहे वो मोदी साहब हों, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो मिस ईरानी हो, इन सब लोगों को उत्तर प्रदेश नकार देगा। और भारतीय जनता पार्टी इस बात पर वर्टिकली डिवाइडेड है। आप देख लीजिए, श्री चौबे बनारस में विद्रोह किए हुए हैं, जसवंत सिंह राजस्थान में विद्रोह किए हुए हैं, सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया के अंदर विद्रोह कर दिया। किस तरह की हवा तो बीजेपी के लोग ही बीजेपी की निकाल दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये जितने भी ओपिनियन पोल हैं गलत साबित होंगे और बहुजन समाज पार्टी को अपार जन समर्थन उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। रविदास जी, एक सवाल हर किसी के जहन में है कि आप ही और बीएसपी ही थी जो केंद्र की सरकार को बचाए हुए थे, और अब केंद्र के चुनाव हो रहे हैं तो ना यूपी संभलता है और केंद्र में गलत निर्णय के साथ आप लोग खड़े रहते हैं। आपके साथ क्यों जाया जाए, ये एक सवाल है यूपी के भीतर। रविदास जी देखिए, यूपीए की सरकार 10 साल रही, उसमें लगातार महंगाई बढ़ी, लेकिन जब महंगाई बढ़ने का काम हुआ, हम लोगों ने लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी विरोध करने का काम किया। हमने लगातार संघर्ष करने का काम किया, भारत बंद का आह्वान भी किया। हमने स्पष्ट कर दिया कि ना यूपीए की सरकार में हम हैं, ना यूपीए में हैं। हमने मुद्दों पर समर्थन किया, जब उनके सही मुद्दे थे समर्थन किया, और जब उन्होंने लागू किया एफडीआई, हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। जब उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण का बिल पेश किया तो बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा एक साथ थी, हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। जब जब दाम बढ़े डीजल के, पेट्रोल के, महंगाई बढ़ी, घोटाले हुए, बेरोजगारी बढ़ी, हम लोगों ने यूपीए के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया, लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी। लेकिन सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए हमने मुद्दों पर यूपीए का सपोर्ट करने का काम किया। और आज भी हम लोग ये कह रहे हैं कि जो देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गरीब बढ़ी है, भूख बढ़ी है, उसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। और इसीलिए देश में परिवर्तन का माहौल बन गया है और सारे प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर के तीसरा मोर्चा बना है। रविदास जी बहुत सीधा जवाब दीजिए, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? सांप्रदायिकता मुद्दा है, मुजफ्फरनगर को दंगों को नहीं होने देने वाली स्थिति नहीं बना पाई, यह भी मुद्दा है। क्या मुद्दा है? आप लोग क्या सोच के चुनाव मैदान में हैं? देखिए, हमारा मुद्दा है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, बिजली, शिक्षा, पानी और सम्मान मिलने का काम हो। चाहे जिले दर जिले उसकी जान जाती रहे। रोटी, कपड़ी नहीं, देखिए, हम लोगों ने मुजफ्फरनगर के अंदर 24 घंटे में दंगा रोकने का काम किया। आपको ये बात मालूम है कि सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों ने साजिश करके दंगा करने का काम किया, और वो दंगे के आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े मंचों से सम्मानित करने का काम किया। तो ये पूरा प्रदेश जानता है जी, कि भारतीय जनता पार्टी नलिन कोहली जी काम कर रहे थे। क्या ये माना जाए कि दरअसल वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक सद्भाव कायम बीजेपी के अनुकूल खुद ब खुद होते चला जा रहा है?
क्योंकि जिन परिस्थिति में समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस प्रसून है, जी। बुखारी साहब कह रहे हैं, तो नलिन कोहली जी क्या ये वोटरों का समीकरण आप लोग के अनुकूल खुद ब खुद हो रहा है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है? अमित शाह का भी प्रसून बता जी, दीजिए हम और तो चाहते वसुंधरा ही नहीं राजे कि इस का भी प्रकार की बता दीजिए। बातचीत हो। हम तो विकास की, अरे कुछ कह दे सुधींद्र जी, गलती से हम भी 2 सेगमेंट में आपकी बात सुन ले, हम कह देते फिर जरूर ऐड करिए। मैं 2-3 विषय कहना चाहता हूं। पहली बात है, हिंदू मुसलमान के बीच में बंटवारा हो, आप सिर्फ बयानबाजी देख लीजिए, कहीं पर हर बार देखो इनके पास और कोई मुद्दे नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा, अपनी जो बेरोजगारी है, इनके सामने ना तो केंद्र सरकार की जवाबदेही कोई बनना चाहते, वो चाहते हैं उनकी जवाबदेही हो, ना उत्तर प्रदेश की पार्टियां। उत्तर प्रदेश की पार्टियां चाहे बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो और केंद्र में कांग्रेस हो, ये सब मिले हुए हैं, ये सब भाजपा विरोधी हैं। देश में समस्याओं के लिए, हल के लिए इनके पास सोल्यूशन नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश की आपने दंगों की बात की, तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस को भैंस ढूंढने में लगाया जाता है, गुंडों को पकड़ने में नहीं लगाया जाता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं लगाया जाता है। नलिन कोहली जी, दूसरी इससे तरफ आपको बहन इनकार मायावती है, जी, हम उनको इसलिए ये सवाल फुर्सत कर अगर रहे मिले थे, मूर्तियों से हम और इस पे हैंडबैग के साथ इसको बनाने जोड़ में, लीजिए ना, तो क्या देश में इससे कोई विकास हो, आपको है ना? क्या इससे आपको इनकार है कि जो आरोपी थे दंगों के, उसे आपने टिकट दिया? क्या इससे इनकार है कि अमित शाह विकास से इतर बदले की बात कह रहे थे? ये सारी स्थिति कौन सी मानसिकता हाँ, मैं इस दिखलाती पे है? जवाब दे देता हूँ। मैं 1 मिनट, हाँ मैं अपनी बात कर लूं, जरूर इस पे जवाब देंगे। अब मैं दूसरी बात जो कह रहा था कि एक तरफ मैंने कहा गुंडा राज की जो बात मैं बता रहा था उसका उदाहरण दिया, दूसरी तरफ बसपा में विकास की जगह विकास होते थे मूर्तियों के हैंडबैग के साथ। तो अब उससे कैसे लोगों की भूख खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगा, कैसे लोगों तक अस्पताल पहुंचेंगे, शिक्षा पहुंचेंगे, कम से कम मेरी कल्पना से तो ये परे है। अब तीसरी बात आ जाता हूं, एक आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र आशुतोष जी ने 2 टिप्पणियां रखी। पहली टिप्पणी से मैं जरा स्तब्ध रह गया था कि इतना अद्भुत कि ना मोदी जी का नाम ना गुजरात का नाम। दूसरी टिप्पणी से थोड़ी शांति हुई, क्योंकि नहीं तो मुझे लगा कि कोई बात इनके लिए कहने के लिए नहीं। ये चुनाव देश का लड़ा जा रहा है, गुजरात में नहीं, 3 बार नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, नई पार्टी है, धीरे धीरे समझ जाएंगे कि भौगोलिक रूप से गुजरात और देश वो एक अंग है, पूरा देश नहीं है। और मुझे लगता है छपेंगे नहीं अगर गुजरात और मोदी जी की बात नहीं करेंगे। अब आखिरी आपका प्रश्न अमित शाह जी को लेकर, और आपने ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ संकेत किया है। हमारे दोनों जो एमएलए जिन पर आरोप लगे उन पर एनएसए लगा था। बेल फिर क्यों हुई? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ सबूत ही नहीं दे पा रही थी। आरोपी बने हैं और जब निकले हैं, हमारे ऊपर तो आरोप हमेशा लगते हैं, फॉल्स केसेस भी कई लगते हैं। अब आ जाइए दूसरी बात, आपने कहा कि अमित शाह जी के बयान को प्लीज उसको बजाय उसको प्ले करिए और मुझे एक बार दिखा दीजिए कि अमित शाह जी ने हिंदू या मुस्लिम, अरे सुन लीजिए रवि जी, हिंदू या मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया हो। जैसे आजम खान साहब ने कहा मुसलमानों ने कारगिल किया, और अपने मुलायम जी क्या कह रहे थे रेप विक्टिम्स के लिए, क्यों मुरादाबाद में कह रहे थे, और कौन से 3 लड़के जो वो बॉम्बे के शक्ति मिल्स की तरफ संकेत कर रहे थे। यदि ये, और मैं मानता हूं ये तो मतलब जिस समुदाय के लिए हितेश की बात कह रहे हैं, जिस हितेश की बात कर रहे हैं, उनकी जगह उनका नुकसान कर रहे हैं, ऐसा पेंट करके प्लीज आप जो है जनता जो है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको राहत चाहिए महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, गिरती अर्थव्यवस्था से, उनकी अपनी बेटियों के लिए उनको सुरक्षा चाहिए। तो अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, ऐसे पुराने जमाने में तलवार उठाए जाते थे, अब आप बटन दबा के बदला लेते। बदला क्या लेंगे? वोट का बदला। और मुझे लगता है इसमें आपत्तिजनक नहीं है। नहीं, आप ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का नजरिया कुछ और रहा है, इसलिए कोहली जी ये सवाल है, चुनाव आयोग के नजरिए में आपकी परिभाषा फिट नहीं बैठ रही है। आशुतोष, एक चीज बताइए, आम आदमी पार्टी इस पूरे लड़ाई में एक ऐसे स्थिति में आकर खड़ी हो गई है जहां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बीएसपी को लेकर उत्तर प्रदेश में एक मंथन हो रहा है और आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाने पर ले रही है, तो लग ये रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी भूमिका से हट गई है। क्या ये स्थिति नहीं बन रही है? प्रसून जी, मुझे तो ये सवाल सुनकर बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके पहले आपने एक सवाल नलिन कोहली से पूछा कि भाई बीजेपी के अनुकूल माहौल बन रहा है। अब ये सवाल सुनकर तो मुझे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर हो रही है कि भाई जिस प्रदेश के अंदर
उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि भाई क्या अमित शाह के बदौलत उनकी राजनीति होगी? जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री देने का काम करता था राज्य, क्या वो उधार के नेताओं के आधार पर अपनी जमीन तलाश करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति पहले दंगा फैलाया जाएगा, फिर उसके बाद वहां पर बदले की राजनीति की बात की जाएगी, और बदले की राजनीति के बाद जब इलेक्शन कमीशन उसका कॉग्निजेंस लेकर उनको रैलियों पर रोक लगाने की कोशिश किया जाएगा तो उस पर बीजेपी के लोग टिप्पणी करके जस्टिफाई करने का काम करेंगे? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति को आज की तारीख में बैक टू बेसिक्स यानी बुनियादी मुद्दों पर लौटाने की जरूरत है। वहां दंगों की जरूरत नहीं है, वहां भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं है, वहां सीधे तौर पर लोगों को रोटी कपड़े मकान की जरूरत है, वहां के लोगों को शिक्षा और रोजगार की जरूरत है। रोटी कपड़े और मकान की बात आज की तारीख में बीजेपी नहीं कर रही, क्योंकि वो कर नहीं सकती है। जो पार्टी दिल्ली के अंदर हम 35 रुपए में सीएनजी बेचने का काम करके आए हैं, वही सीएनजी गुजरात के अंदर 48 रुपए में बिक रही है। जो पेट्रोल आज दिल्ली के अंदर सस्ता मिलता है, गुजरात के अंदर महंगा क्यों मिलता है? क्यों गुजरात 1,75,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ? इन सवालों के जवाब वो नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हम उनसे पूछ लें क्या? बल्कि उनको यह भी साबित करना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर अब लोगों को बेवकूफ और मूर्ख हम यहाँ पर चर्चा हमको लगता है रोकनी होगी, क्योंकि ये हम थोड़ा सा बिल्कुल हम कुछ कहेंगे, ये आखिरी वाक्य के बाद जरूर कहेंगे, वोट डालेंगे। यूपी और बिहार दोनों को लेकर बड़ा दांव है हर राजनीतिक दल के लिए, और खासतौर से बीजेपी के लिए या नरेंद्र मोदी के लिए जो 272 मिशन के साथ चल रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बिहार में 38% वोट बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं और जेडीयू को सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है, जो कि 18% पर सिमट रही है। ये स्थिति क्या बतलाती है? अगर इसे सीटों में तब्दील कर दिया जाए तो फिर देखिए, जेडीयू को सबसे ज्यादा घाटा एक वक्त 20 था, वो 2 तक पे पहुंच रही है। बीजेपी 20 से 24 पहुंच रही है। ये एक जबरदस्त स्थिति है जो बीजेपी को लाभ पहुंचा रही है। बिहार में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को भी लाभ है, जो कि 15 से 19 तक पहुंच रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए अगर 20 से 24 की स्थिति है और इसमें 80 सीट अगर यूपी के अब जोड़ेंगे तो यूपी की स्थिति देख लीजिए। बिहार में 38% वोट बीजेपी के पक्ष में, यहां पर 35% वोट। ये दोनों स्थिति बताती है कि किस रूप में बीजेपी इन दो राज्यों में आगे बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर बीजेपी 42 से 50 तक की स्थिति में आ रही है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये लगभग स्थिति जो बन रही है वो 70 औसत स्थिति पहुंच रही है कि 70 तक ये पहुंच सकते हैं, 65 से 70 के बीच में। लेकिन मुलायम सिंह घट रहे हैं 2 सीट, लेकिन मायावती को सबसे ज्यादा घाटा है, तकरीबन 10 सीट के लगभग का। तो 2 राज्यों के इन सर्वे में स्थिति बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर 38 से 40% दोनों राज्यों में मोदी के पक्ष में है, और बीजेपी की स्थिति यहाँ इन राज्यों में जो इससे पहले तकरीबन 20-22 सीट थी वो बढ़कर सीधे 65 से 70 तक आ रही है सर्वे के मुताबिक।